आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद गिन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता को काफी बढ़ा दिया है। यूरोपियन बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है और अमेरिकी फ्यूचर भी कमजोर संकेत दे रहे हैं। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। खासकर हफ्ते के आखिरी दिन निवेशक जोखिम लेने से बच सकते हैं। 26 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे अचानक ग्लोबल मार्केट में बड़ा झटका देखने को मिला। मिडल ईस्ट से जुड़ी खबरें आते ही निवेशकों का सेंटिमेंट मिनटों में बदल गया और बाजार में तेजी से बिकवाली शुरू हो गई। ये दिखाता है कि मौजूदा समय में बाजार डेटा से ज्यादा खबरों और जियोपॉलिटिक्स पर चल रहा है। S&P 500, नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में गिरावट आई, जिससे संकेत मिला कि बड़े निवेशक अब सतर्क हो गए हैं। भले गिरावट सीमित दिखे, लेकिन इसका मतलब है कि बाजार में रिस्क लेने की इच्छा कम हो रही है। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर देखने को मिला, जहां ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। ये बढ़ोतरी सप्लाई को लेकर बढ़ते डर का संकेत है, जिससे महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता फिर से बढ़ सकती है। जैसे ही तेल महंगा हुआ, ग्लोबल शेयर बाजारों में बिकवाली तेज हो गई। एशियाई और यूरोपियन बाजारों में इसका असर साफ दिखा। हैंग सेंग कोस्पी और एसएससी कंपोजिट जैसे इंडेक्स करीब 2% तक गिरे। वहीं स्टॉक 600, FTSE 100, डैक्स और कैक 40 भी लाल निशान में रहे। खासकर माइनिंग और टेक सेक्टर में ज्यादा कमजोरी आई, जो ग्लोबल ग्रोथ की चिंता को दिखाता है। इस पूरे तनाव के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर जमीनी हमला हुआ तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ साथ बाब अल मंदब स्ट्रेट को भी शामिल किया जा सकता है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ते हैं। बाब अल मंदब स्ट्रेट की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और सुएज कनाल के जरिए एशिया यूरोप का बड़ा व्यापार इसी रूट से होता है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो सप्लाई चेन टूट सकती है और तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। दोनों तरफ से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जिससे बाजार में कंफ्यूजन और अनिश्चितता बनी हुई है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार अगर क्रूड ऑयल की कीमत हर $5 बढ़ती है तो भारत को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। यानी तेल महंगा होने से सीधे सीधे देश का बजट और ट्रेड डेफिसिट खराब होता है। क्रूड ऑयल की इस तेजी के पीछे बड़ा कारण रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग है, जो काफी समय से चल रही है और अब इसका असर और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन ने हाल ही में रशिया के बड़े ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट पर ड्रोन अटैक किया है, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ है और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया की लगभग 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी फिलहाल रुक गई है। यानी अगर पहले 100 बैरल तेल एक्सपोर्ट होता था तो अब करीब 60 बैरल ही भेजा जा पा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 40% पूरा तेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक्सपोर्ट करने की क्षमता पर असर पड़ा है। पहले से ही मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित थी और अब रशिया की सप्लाई भी कम हो गई है। यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, इसलिए कीमतों का बढ़ना लगभग तय है। हाल ही में कुछ समय के लिए अमेरिका ने रशिया के ऑयल पर लगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे, जिससे कई देशों ने वहां से तेल खरीदना शुरू किया था। भारत ने भी करीब 60 मिलियन बैरल तेल का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन अब रशिया की एक्सपोर्ट क्षमता कम होने के कारण ये सप्लाई समय पर मिलेगी या नहीं, इसमें अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे मार्केट में और डर फैल गया है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आता है, क्योंकि ये उसी से बनते हैं। हाल ही में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत करीब ₹2 बढ़ी और इंडस्ट्रियल डीजल करीब ₹22 महंगा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि धीरे धीरे कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब नायारा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम ₹5 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नायारा एनर्जी के करीब 7,000 के आसपास पेट्रोल पंप हैं, इसलिए जहां इनके पंप होंगे वहां लोगों को तुरंत महंगा पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ेगा। भारत में ज्यादातर पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास है, जिन्होंने अभी तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही महंगा होता रहा तो सरकार के लिए लंबे समय तक कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और आम लोगों को महंगाई का सीधा असर झेलना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है और इसे ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि RBI आसानी से रेपो रेट नहीं कम कर पाता, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना उसकी प्राथमिकता होती है।
यानी जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम होंगी, उन्हें फिलहाल ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि महंगा तेल इस प्लान को बिगाड़ सकता है। जब ब्याज दरें कम नहीं होती तो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा कम आता है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आने में दिक्कत होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के इस नए हमले ने पहले से चल रही ऑयल क्राइसिस को और ज्यादा खराब कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शेयर बाजार पर दबाव बढ़ गया है। अब सबसे बड़ी चीज देखने वाली होगी कि रशिया की ऑयल सप्लाई कब तक नॉर्मल होती है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा रहेगा और इसका असर हर देश पर पड़ेगा। MCX पर सिल्वर में अचानक करीब 6% की बड़ी गिरावट आई और लोअर सर्किट लग गया, जिससे कीमत गिरकर लगभग 26,025 रुपए तक पहुंच गई। लोअर सर्किट का मतलब है कि तय सीमा से ज्यादा गिरावट होते ही ट्रेडिंग रोक दी जाती है, जो साफ तौर पर मार्केट में घबराहट और पैनिक सेलिंग को दिखाता है। पूरे ट्रेडिंग सेशन में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा, जहां निवेशक तेजी से अपने पोजीशन काटते नजर आए और कीमतें लगातार नीचे फिसलती रहीं। इस गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट की कमजोरी, मजबूत डॉलर, कमोडिटी में एक साथ बिकवाली और मुनाफा वसूली जैसे कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे, जिससे दबाव और बढ़ गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आती, तब तक सिल्वर में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए, सीमित निवेश करना चाहिए और साफ ट्रेंड बनने का इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति मानी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। कंपनी ने साफ कहा कि मीडिया में चल रही 50 लाख बैरल तेल खरीदने की खबरें बेबुनियाद है और उनका कोई आधार नहीं है, इसलिए किसी भी जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसकी सही जांच जरूरी है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट दिया है, जहां कंपनी ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 8 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधे शेयर होल्डर्स को दे रही है। ये डिविडेंड 25 अप्रैल 2026 तक या उससे पहले निवेशकों के खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी उसी दिन जिनके पास शेयर होंगे वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने एंड आइस एज कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक 49,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ कंपनी सर्विस गारंटी और बाईबैक जैसे बेनिफिट्स भी दे रही है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को कुल 50,000 रुपए तक के फायदे दिए जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा किफायती और आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कदम ईवी मार्केट में डिमांड बढ़ाने और पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों को चुनौती देने के लिए लिया गया है। आजाद इंजीनियरिंग ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ 8 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी गैस टरबाइन के लिए हाई प्रिसिजन हॉट सेक्शन नोजल वेन सेगमेंट सप्लाई करेगी। खास बात यह है कि आजाद को सिंगल सोर्स सप्लायर चुना गया है, जो उसकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पर ग्लोबल भरोसा दिखाता है। ये डील कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अब तक आजाद इंजीनियरिंग कोल्ड सेक्शन कंपोनेंट्स बनाती थी, लेकिन अब वो हाई वैल्यू कंबस्शन हॉट सेक्शन सेगमेंट में एंट्री कर रही है। इससे कंपनी की वैल्यू एडिशन, मार्जिन और ग्लोबल पावर जनरेशन मार्केट में मौजूदगी आगे बढ़ने की मजबूत संभावना है। HDFC बैंक ने डॉक्टर सुनीता महेश्वरी को 3 साल यानी 30 मार्च 2026 से 29 मार्च 2029 के लिए दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। ये नियुक्ति अभी शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है और जल्द ही उनके सामने रखी जाएगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर महेश्वरी का किसी डायरेक्टर या KMP से कोई संबंध नहीं है और उन पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या किसी अन्य नियामक द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। इस कदम को बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। LIC को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 6,146 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, जिस पर 953 करोड़ रुपए का ब्याज भी जोड़ा गया है। कंपनी ने साफ किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, जिससे आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। आईरेडा ने 0.60 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 2 अप्रैल 2026 तय की गई है। ये कदम कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल स्थिति और निवेशकों को रिटर्न देने की मंशा को दर्शाता है। RBL बैंक में एमिरेट्स NBD बैंक को बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव के लिए UAE सेंट्रल बैंक से मंजूरी मिल गई है, जिसमें भारत में उसके ऑपरेशनों को मर्ज करने की योजना भी शामिल है, जो बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत डायनामिक्स ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना बनाई है। कंपनी के पास पहले से 26,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है और 2027 तक 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर की उम्मीद है, जो ग्रोथ विजिबिलिटी को मजबूत करता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलियांस के जॉइंट वेंचर एलियांस जियो री इंश्योरेंस ने भारत में ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। IRDAI से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अब री इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर चुकी है, जिससे सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
एनएचपीसी ने 2027 के लिए बॉन्ड और लोन के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे कंपनी अपने कैपेक्स और प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकेगी। कल शेयर 0.86% की तेजी के साथ 77.20 रुपए पर बंद हुआ। सुला विन्यार्ड्स ने नासिक स्थित चैंडॉन के वाइन बिजनेस को खरीदने की योजना बनाई है, जबकि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ने टेक्नोवा प्रिंटराइट में 61 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज ने इंटरप्राइज एआई और ऐप डेवलपमेंट क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूनिफाई ऐप्स के साथ साझेदारी की है, जबकि लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजी की इकाइयों अभिबस और फ्लीटेक्स ने बस सेवाओं में एआई आधारित सुरक्षा और फ्लीट इंटेलिजेंस लाने के लिए साझेदारी की है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने बेंगलुरु में ब्रिगेड लुमिना नाम से नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे 700 करोड़ रुपए तक की कमाई का अनुमान है। ये प्रोजेक्ट प्रीमियम और सस्टेनेबल हाउसिंग डिमांड को टारगेट करता है। वजीर एक्स ने 99 रुपए प्रति माह वाले जीरो सब्सक्रिप्शन प्लान की शुरुआत की है, जिसमें यूजर्स 300 से अधिक टोकन्स पर बिना ट्रेडिंग फीस के अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हैं, जिससे ब्रोकरेज मॉडल में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्पेसएक्स लगभग 70 से 75 बिलियन डॉलर के मेगा आईपीओ की योजना बना रही है, जिससे ये इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बन सकता है और स्पेस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के शेयर में लगातार कमजोरी देखने को मिली है। 3 महीने में 23%, 1 साल में 21% और 3 साल में 7% की गिरावट आई है। इसका एक बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, जिनकी हिस्सेदारी घटकर करीब 27.74% रह गई है, जिससे शेयर पर दबाव बना हुआ है। गिरावट के बीच कंपनी ने 2 बड़े अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ऑप्टिमम हेल्थकेयर आईटी और स्ट्रैटस ग्लोबल एलएलसी। इन डील्स के जरिए इन्फोसिस अपने एआई, क्लाउड और डिजिटल बिजनेस यानी टोपैज और कोबाल्ट प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव संकेत है। कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग 22 से 30 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें वित्त वर्ष के नतीजे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिविडेंड पर फैसला हो सकता है। साथ ही आईटी सेक्टर में एआई और क्लाउड को देखते हुए ये अधिग्रहण दिखाते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म गिरावट के बावजूद भविष्य की ग्रोथ पर फोकस कर रही है। ऑयल मार्केट इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अपस्ट्रीम यानी तेल निकालने वाली कंपनियां और डाउनस्ट्रीम यानी रिफाइनिंग या मार्केटिंग कंपनियां। ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों को ऊंचे क्रूड ऑयल का सीधा फायदा मिलता है, इसलिए सीएलएसए के अनुसार अगर क्रूड $90 के आसपास रहता है तो ओएनजीसी के शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 65% तक तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम यानी ओएमसी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दबाव में है। वजह यह है कि वो क्रूड महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा नहीं बढ़ा पा रही हैं, जिससे उनके मार्जिन पर असर पड़ रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक ओएमसी कंपनियों के लिए ब्रेक इवन $75 से $80 प्रति बैरल है, लेकिन अगर ब्रेंट क्रूड इससे ऊपर बना रहता है तो मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि हाल के वेस्ट एशिया तनाव के बाद इन कंपनियों के शेयर 26% तक गिर चुके हैं और सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है। आगे भी क्रूड कीमतें ऊंची रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए ये माहौल फायदेमंद और डाउनस्ट्रीम कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना रह सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा ट्रेंड में ऑयल सेक्टर में विनर्स और लूजर्स साफ दिख रहे हैं। जहां ओएनजीसी जैसे प्लेयर्स मजबूत दिख रहे हैं, वहीं ओएमसी कंपनियों पर दबाव। भारत की क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि अगले कई महीनों तक देश को फ्यूल की कोई कमी नहीं होगी और तेल कंपनियों ने पहले ही अगली 60 दिनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। देश भर के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कोई भी पंप रेशनिंग या बंद नहीं है। ऑड इवन नियम या फ्यूल स्टेशनों की अस्थायी बंदी जैसी कोई व्यवस्था भारत में लागू नहीं हुई है, जबकि कई अन्य देशों में ये उपाय हालात संभालने के लिए लागू किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई भी पूरी तरह सुरक्षित है। देश में घरेलू उत्पादन बढ़कर अब लगभग 50 टन मेट्रिक टन प्रतिदिन पहुंच गया है, जो भारत की रोजाना जरूरत का 60% पूरा करता है। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी ने आयात पर निर्भरता को भी कम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से 800 टन मेट्रिक टन एलपीजी कार्गो रास्ते में है। ये कार्गो देश के 22 एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल्स पर पहुंचेंगे, जो पहले सिर्फ 11 थे। इससे फ्यूल की उपलब्धता और वितरण दोनों बेहतर हुए हैं। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में केवल 57 इलाकों में नेटवर्क था, अब ये 300 से ज्यादा क्षेत्रों में फैल चुका है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, जिससे लोग घर पर सुरक्षित, सस्ता और स्वच्छ गैस इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने चेतावनी दी है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंचती है तो वैश्विक मंदी लगभग तय हो सकती है। इसका असर महंगाई से लेकर शेयर बाजार और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों तक महसूस होगा। फिंक ने कहा कि लंबी अवधि तक ऊंची ऊर्जा कीमतें गरीबों और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। इसलिए देशों को अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी में संतुलन रखना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड जैसे विकल्प अपनाने चाहिए।
एआई सेक्टर में नई नौकरियां आने वाली हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से स्किल्ड ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और प्लम्बर के क्षेत्र में होंगी। समाज ने इन कामों की जरूरत पहले कम समझी थी, लेकिन अब इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है और ये रोजगार का बड़ा अवसर है। रशिया की ऊर्जा आय भी वेस्ट एशिया संकट के बीच बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड की बढ़ती कीमतों और सैंक्शंस में राहत के चलते रूस रोजाना करीब $760 मिलियन कमा रहा है। इससे भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल आयात कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ रहा है। भारत की सभी रिफाइनरी 100% क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी सप्लाई गैप की चिंता नहीं है। तेल कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं ताकि वितरण में कोई रुकावट न आए और हर ग्राहक तक फ्यूल समय पर पहुंचे। सामान्य अफवाहों के बावजूद भारत के पास लगभग 2 महीने का फ्यूल स्टॉक और पर्याप्त एलपीजी रिजर्व है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में फैल रही शॉर्टेज की बातें पूरी तरह गलत है। नागरिकों को केवल आधिकारिक सरकारी सूचना पर भरोसा करना चाहिए। यूबीएस के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो 20% बढ़ोतरी से कंपनियों की कमाई लगभग 1.5% अंक कम हो सकती है। $120 प्रति बैरल तेल की कीमत पर 2027 की कमाई 16% से घटकर लगभग 11% रह जाएगी। यूबीएस ने वर्तमान बाजार अनिश्चितता और वैश्विक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को 3 प्रकार के स्टॉक्स पर ध्यान देने की सलाह दी है। पहला हिस्सा डिफेंसिव स्टॉक्स का है, जो आर्थिक अनिश्चितता में भी स्थिर रह सकते हैं। इनमें सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और एनटीपीसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। दूसरा हिस्सा उन स्टॉक्स का है जिन पर अस्थिरता का थोड़ी देर असर हो सकता है, लेकिन उनका मूल व्यवसाय मजबूत है। इस कैटेगरी में हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और एसीजेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को रखा गया है। तीसरा हिस्सा स्ट्रक्चरल विजन वाले स्टॉक्स का है, जो हाल की मार्केट गिरावट के बाद और अधिक आकर्षक बने हैं। यूबीएस ने अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई लाइफ को इस कैटेगरी में प्रमुख चुना है। मुद्रा परिवर्तन का असर भी यूबीएस ने बताया है। रुपए में 1% कमजोरी होने पर मार्केट पर लगभग 1% अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे निवेशकों को विदेशी निवेश और महंगाई के असर को ध्यान में रखना होगा।